नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कीन्स के ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत को। आज हम लोग देखेंगे कि कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत क्या कहता है। तो कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत ये कहता है कि जो ब्याज होता है वो तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। अर्थात अगर हम अपने मुद्रा को तरल रूप में, यानी जो हम कैश के रूप में रखते हैं उसे हम तरल मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है तो आपकी तरलता कितनी हो गई? 100 हो गई। लेकिन अगर आपने अमाउंट बढ़ा करके 1000 कर दिया तो आपकी तरलता कितनी हो गई? 1000 हो गई। ठीक है, तो तरलता का तात्पर्य यह होता है कि आपके पास हार्ड कैश कितना है। क्योंकि हार्ड कैश लोग क्यों रखना पसंद करते हैं? क्योंकि हार्ड कैश अगर आपके पास ज्यादा होगा, ठीक है, तो इन इमरजेंसी में आप उसका अच्छा प्रयोग कर सकते हो, इन इमरजेंसी में आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हो। तो लोगों के पास जो तरल मुद्रा होती है उस तरल मुद्रा को चाहत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर वो तरल मुद्रा का त्याग करते हैं तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ आपसे चाहेंगे, जिसे हम लोग ब्याज कहते हैं। तो जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, वस्तुओं का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की मांग तथा मुद्रा के पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो मुद्रा की मांग तथा मुद्रा के पूर्ति के बीच में निर्धारित होता है और यहां से प्राइस आपका क्या क्या होता है? इससे यहां पर आपका जैसे वस्तुओं में प्राइस निर्धारित हो जाता है, यहां पर ब्याज की दर निर्धारित हो जाती है। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब हमको क्या होता है, प्रश्न ये बनता है कि मुद्रा की मांग क्या होती है। ठीक है, तो मुद्रा की मांग तीन चीजों के लिए बेसिकली आपकी होती है। पहली आपकी पास क्या होती है? लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? प्रिकॉशनरी, ठीक है, भविष्य की अनिश्चितता या दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा। और तीसरी आपके पास होती है सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा। तो हम लोग तीन उद्देश्यों के लिए मुद्रा अपने पास रखते हैं। चलिए देखते हैं इनका क्या तात्पर्य होता है। तो सबसे पहले हम जब डिमांड ऑफ मनी की बात करते हैं तो डिमांड ऑफ मनी में हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति तीन उद्देश्यों के लिए अपने पास मुद्रा रखता है। तो सबसे पहले यहां पर हम डिमांड ऑफ मनी को क्लियर करेंगे, फिर हम सप्लाई ऑफ मनी को क्लियर करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमें संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तब हमें संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो डिमांड ऑफ मनी के अंतर्गत जो पहला हमारे पास होता है ट्रांजेटिव मोटिवेशन वाली मुद्रा, ट्रांजेक्शन मोटिवेटिव वाली मुद्रा वो होती है जब हम मुद्रा क्या होते हैं, दैनिक लेन देन या क्रय विक्रय की एक्टिविटी को संपादित करने के लिए मुद्रा लेते हैं तो उसे हम ट्रांजेक्शन मोटिवेशन वाली मुद्रा कहते हैं। ठीक है, हर परिवार की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के अनुरूप वो क्या करता है? वस्तुओं तथा सेवाओं को पर व्यय करना पसंद करता है। ठीक है, अब क्या होता है, अपने जीवन को चलाने के लिए प्रतिदिन किसी व्यक्ति को मुद्रा कुछ ना कुछ रूप में खर्च करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की मुद्रा को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन मोटिवेशन वाली मुद्रा कहते हैं और इसे हम लोग एलटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एलटी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? एल का मतलब होता है लिक्विडिटी, टी मतलब होता है ट्रांजैक्शन मोटिवेशन। ये ब्याज की दर का फलन नहीं होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये ब्याज की दर का फलन नहीं पाई जाती है। ब्याज की दर का फलन न पाए जाने का मतलब यही होता है कि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की जो मुद्रा होती है, चाहे इसकी ब्याज आप ऊंचे रखिए चाहे इसकी ब्याज नीचे रखिए, इस प्रकार की जो मुद्रा होती है वो कभी भी लोग देने को तैयार नहीं होते। मान लो मेरे पास 100 रुपये है, आप आइए, मैंने ट्रांजैक्शन मोटिवेशन के लिए रखा है, आपने कहा कि मैं इस पे 10% ब्याज दूंगा, क्या आप मुझे एक दिन के लिए मुद्रा दोगे? मैं कह दूंगा नहीं। वो कहेगा अगर मैं आपको 20% इस पर ब्याज दूं, क्या आप मुझे ये मुद्रा एक दिन के लिए देंगे? मैं कहूंगा कभी नहीं। तो इस प्रकार की मुद्रा को आप कभी भी देने के लिए तैयार नहीं होते हो।
तो ये आपकी मुद्रा क्या होती है, ट्रांजैक्शन मोटिवेशन वाली मुद्रा होती है। और इस प्रकार की मुद्रा जो आपके पास एलटी मुद्रा होती है, ये क्या होते हैं, व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है, यानी आमदनी का ये फलन है। बट ये आपके पास जो एलटी मुद्रा होती है, ये ब्याज की दर का फलन नहीं होता है, बल्कि एलटी जो मुद्रा होती है ये इनकम का फंक्शन होती है, आय का फलन होती है। अगर किसी व्यक्ति की आय ज्यादा होगी तो एलटी मुद्रा ज्यादा लेगा, अगर इनकम कम होगी तो एलटी मुद्रा कम लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो मुद्रा होती है, आर का ब्याज की दर का फलन तो नहीं होती, अर्थात कोई भी ब्याज दर पर मैं इस प्रकार की मुद्रा देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ये मुद्रा आपकी आय का फलन होती है, यानी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो एलटी मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी, वो लोग ज्यादा लेन देन उद्देश्य के लिए अपने पास मुद्रा रखेंगे। वहीं जैसे जैसे इसकी मांग कम होती जाती है, उसके जो ट्रांजेक्शन मोटिवेशन के लिए रखे जाने वाली मुद्रा होती है, उसका मान भी कम होता चला जाएगा। इस प्रकार की जो मुद्रा होती है, इसका जो डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो ये लंब अक्ष के पैरेलल होगा। ठीक है, एलटी मुद्रा का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसका तात्पर्य यह होता है कि ब्याज की दर बढ़े चाहे ब्याज की दर घटे, इस प्रकार की मुद्रा पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो एग्जाम में पूछा गया था एक बार यूजीसी एग्जाम में कि एलटी मुद्रा क्या होती है, ब्याज सापेक्ष लोचदार, बेलोचदार या पूर्णतया बेलोचदार। तो आप पूरा कहोगे कि ये पूर्णतया बेलोचदार पाई जाती है। दूसरी आपकी होती है प्रिकॉशनरी मोटिवेशन वाली मुद्रा। प्रिकॉशनरी आपके पास मोटी मुद्रा वो मुद्रा होती है जब अर्थव्यवस्था में हमारा क्या होता है, भविष्य अनिश्चित है, हम नहीं बता सकते हमारे पास अगले पल क्या हो जाए। तो जब भविष्य की अनिश्चितता का सामना करने के लिए जो मुद्रा हम अपने पास रखते हैं, उसे हम लोग प्रिकॉशनरी मोटिवेशन वाली मुद्रा कहते हैं। और प्रिकॉशनरी मोटिवेशन वाली मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं कि अनिश्चितता से बचने के लिए हम अपने पास एक मुद्रा और अपने घरों में रखते हैं, ताकि इस प्रकार की अनिश्चितता का हम लोग सामना कर सकें। और इस मुद्रा को हम लोग जो व्यक्त करते हैं वो एलपी के नाम से करते हैं। एल मतलब लिक्विडिटी, पी मतलब होता है प्रिकॉशनरी, यानी दूरदर्शिता के उद्देश्य वाली मुद्रा। और ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात ये ब्याज की दर का फलन नहीं होता है। और लेकिन जो एलपी मुद्रा होती है, इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, ये आय का फलन होता है। अगर आय बढ़ेगी तो प्रिकॉशनरी हम ज्यादा मनी रखेंगे, आय घटेगी तो प्रिकॉशनरी मुद्रा हम पहले से कम रखेंगे। ठीक है, तो आपने एक रिजल्ट देखा होगा कि जो आपका एलटी का व्यवहार है, एलटी का व्यवहार भी ब्याज क्या होता, ब्याज का फलन नहीं पाया गया। और एलपी मुद्रा जो है ये भी आपकी ब्याज की दर का फलन नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों का नेचर सेम हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का नेचर सेम है, तो मैंने अपनी सुविधा के लिए L1 बराबर LT प्लस LP लिख लेता हूं। यानी LT मुद्रा और LP मुद्रा को मैं किससे व्यक्त करने लगा, L1 मुद्रा से व्यक्त करने लगा। और इस प्रकार जो L1 मुद्रा होती है ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं है, यानी L1 मुद्रा संयुक्त रूप से आपका LT मुद्रा तथा LP मुद्रा को दर्शा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब प्रिकॉशनरी मुद्रा के विषय में देखा, इसका बिहेवियर देखा, और बिहेवियर देखने के बाद अब आपके पास होता है तीसरी मुद्रा होती है स्पेकुलेटिव मोटिवेशन, अर्थात सट्टा उद्देश्य के लिए लोग भी अपने पास क्या करते हैं, मुद्रा रखते हैं। ठीक है, सट्टा का मतलब होता क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कुछ मनी है, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख है, बाजार में ब्याज दर यानी बैंक में जो ब्याज दर है वो बहुत कम है, ब्याज बहुत कम है। तो इस मुद्रा से मैं और मुद्रा अर्न करने की सोचूंगा, तो मैं सट्टा की एक्टिविटी में इस मुद्रा को लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि बैंक में ब्याज कम है और इस मुद्रा से मैं कुछ मुद्रा कमाना चाहता हूं, तो सट्टा की एक्टिविटी में इस मुद्रा को लगाऊंगा। तो आपकी जो सट्टा उद्देश्य वाली मुद्रा होती है, जिसे हम लोग एलएस मुद्रा कहते हैं, इट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्याज की दर का फलन होती है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में लोग सट्टे पे बहुत ज्यादा मुद्रा लगा रहे हैं। ठीक है, तो सट्टे पे प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है तो लोग सट्टे पे मुद्रा कम लगाते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होती है तो लोग सट्टे पे मुद्रा ज्यादा लगाते हैं, कहते हैं इनएक्टिव मनी से अच्छा चलो सट्टे पे लगाते हैं। तो इस प्रकार जो एलएस मुद्रा होती है ये ब्याज की दर का फलन पाया जाता है।
ठीक है। तो ये ब्याज की दर का फलन पाया जाता। तो आपने देखा 3 प्रकार की मुद्रा हो गई, ठीक है। 3 प्रकार की मुद्रा में आपने देखा पहले आपका था ट्रांजैक्शन मोटिवेशन वाला मुद्रा। ट्रांजैक्शन मोटिवेशन वाला मुद्रा ब्याज की दर का फलन नहीं था। दूसरा आपका था आपका क्या कहते हैं दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए वाला मुद्रा था, ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं था, ठीक है। और तीसरी मुद्रा आपने देखा जो डिमांड आप करते हो, अपने पास लिक्विड मनी रखते हो, वो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा होती है, ये ब्याज की दर का फलन पाया जाता है। तो इन दोनों का नेचर सेम था, तो इसको हमने क्या डिनोट कर दिया, L1 मुद्रा। लेकिन इसका नेचर बिल्कुल अलग था, तो इसको मैंने नाम रख दिया L2 मुद्रा। तो इस प्रकार जो डिमांड ऑफ मनी है, लिक्विडिटी है, यानी मुद्रा तरलता की जो मांग है, वो 2 प्रकार की मुद्रा का संयुक्त रूप है आपका L1 प्लस L2, यानी L1 प्लस L2 इसका संयुक्त रूप है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो LD है, क्योंकि L2 ब्याज की दर का फलन है जबकि L1 ब्याज की दर का फलन नहीं है, तो ये न्यूट्रल रोल में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो LD मुद्रा है इट इज फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये ब्याज की दर का फलन होगा, ठीक है। ये ब्याज की दर का फलन पाया जाएगा क्योंकि L1 के अंतर्गत 2 मुद्रा समाहित है, आपकी LT तथा LP, ये ब्याज की दर का फलन नहीं है, इसलिए हम कह सकते कि L2 प्रभाव के कारण LD मुद्रा जो होती है वो ब्याज की दर का फलन पाया जाता है। आइए रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। इस पहले वाले डायग्राम में मैंने क्या किया है, आपका LT प्लस LP इक्वल टू L1 मुद्रा को डिफाइन करने का प्रयास किया है, क्योंकि इन तीनों मुद्राओं का आपने यहां पे LT तथा LP मुद्रा को आपने देखा होगा कि ये ब्याज की दर का फलन नहीं था। तो जब ब्याज की दर का फलन नहीं था तो ये आपकी जो L1 रेखा है दैट इज पैरेलल टू द क्या किसके y अक्ष के समानांतर है, और यहां पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया है, ब्याज की दर को ले लिया है। अब आप देख ही सकते हो कि प्रथम ब्याज की दर जब OR1 है तो आपका L1 मुद्रा की मांग OL1 ही है। जब आपके पास ब्याज की दर बढ़कर के OR2 हो जाती है तो आप देखते हो कि आप B पॉइंट पर पहुंच जाते हो, लेकिन तरलता की मांग न घटती है न बढ़ती है। तो यानी ब्याज बढ़ने से तरलता की मांग वही बनी रहती है। और तीसरा आपने देखा कि जब आप OR3 पर पहुंच जाते हैं, जब ब्याज की दर बढ़ जाती है तो आपका नया संतुलन बिंदु C हो जाता है, और इस बिंदु पर आप देख सकते हो कि अभी भी तरलता की मांग नहीं बढ़ी। तो यानी ब्याज की दर बढ़े या ब्याज की दर घटे, आपकी तरलता पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी मुद्रा मैंने डिस्कस किया दूसरे डायग्राम में, दैट इज L2 मुद्रा, और L2 मुद्रा ब्याज की दर का फलन है, इसलिए ये निगेटिव स्लोप का है। निगेटिव स्लोप का यहां का तात्पर्य होता है कि जब ब्याज की दर आपके पास क्या होती है OR1 होती है तो L2 मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, L2 आपके पास L2 मान लीजिए L2A है। जब आपके पास ब्याज की दर घट करके OR2 हो जाती है तो आप देख सकते हो कि जो L2 मुद्रा की मांग है वो घट करके L2B हो जाती है। तो इस प्रकार आप A से B पॉइंट पर आते हो और यहां कह सकते हो कि L2 इज द फंक्शन ऑफ R है, R का मान बढ़ता है तो L2 का मान घटता है, R का मान घटता है तो L2 का मान बढ़ जा रहा है। और इसी प्रकार जब हम तीसरी मुद्रा के विषय में बात करते हैं, थर्ड मनी के विषय में बात करते हैं, तो थर्ड जो मनी आपके पास होती है, ठीक है, वो आपके पास थर्ड का मतलब होता है कि जो मुद्रा की डिमांड होती है, ठीक है। L2 मुद्रा जो आपकी थी LS मुद्रा थी, ठीक है, L2 इक्वल टू आप LS कह सकते हो और L1 इक्वल टू LT प्लस LP कह सकते हो। तो जो यहां पर मुद्रा की डिमांड है दैट इज LD, दैट इज क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 होगा। L1 प्लस L2 जब दोनों को मिला देंगे तो देखिए ये जो आपका लंब अच्छे से निकला था ये क्या हो जाएगा, दूर से हटेगा क्योंकि L1 मुद्रा जुड़ जाती है। तो ये निगेटिव स्लोप का है। निगेटिव स्लोप का ये मतलब ये बताता है कि ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन है, अर्थात ब्याज की दर जब आपकी OR1 होती है तो मुद्रा की मांग LD1 हो जाती है। जब ब्याज की दर घट करके OR2 हो जाती है तो आपके पास मुद्रा की मांग बढ़ करके LD2 हो जाती है। तो इस प्रकार जब मुद्रा ब्याज की दर घटती है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमने मुद्रा की मांग का डायग्राम हमने प्लॉट कर लिया, मुद्रा की मांग का हमने जनरेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं,
सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? सप्लाई ऑफ मनी आप जानते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सप्लाई ऑफ मनी कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वही क्या होता है, मौद्रिक कारकों के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। मुद्रा कितनी डालना है, क्या क्या करना है, तो इस समय हमारे केंद्रीय बैंक है। तो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा होती है वो सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी डाला जाता है, और ये ब्याज बेलोच पाया जाता है, यानी इनसे ब्याज से कोई मतलब नहीं होता। अगर ये मुद्रा की पूर्ति घटाते, अगर ये मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो घटाने पर देखो, अगर सप्लाई ऑफ मनी घटाते हैं तो घटाने पर आप देखो किधर चले जाते हो, आप जाते हो लेफ्ट साइड। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देता है तो आप किधर जाते हो, आप बढ़ाने पर राइट साइड जाते हो। ये पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा कि बढ़ाने पर आप दाहिने साइड शिफ्ट कर जाते हो। ठीक है, तो ये सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, रिजल्ट आ गया कि रिजल्ट ये आया कि डिमांड ऑफ मनी मैंने कैलकुलेट कर दिया। डिमांड ऑफ मनी एलडी है, और एलडी जो मुद्रा निकल करके आई वो L1 प्लस L2 मुद्रा के योग से बनी। ठीक है, और एलडी जो मनी थी ये क्या थी? ब्याज का फलन पाई गई। तो और सप्लाई ऑफ मनी, अभी मैंने देखा कि जो सप्लाई ऑफ मनी है एसएम जो थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, और ये भी ब्याज क्या होती है? ब्याज बेलोच पाई जाती है। चलिए, संतुलन वहां पर होगा जहां पर डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर हो जाएंगे, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहां पर डायग्राम में, यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपके पास ऊपर लंबा अच्छा जो वाई है, यहां पर ब्याज की दर को लिया गया है, ब्याज की दर को लिया गया, और नीचे आपके पास डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी लिया गया है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी लिया गया, ये आपके पास एलडी मुद्रा है। एलडी मुद्रा है दैट हैव द निगेटिव स्लोप, जो दिखाता ही है कि तरलता की मांग हमारी ब्याज की तरलता की मांग आपके पास कैसी है। ठीक है, अब ये हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी है। सप्लाई ऑफ मनी किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों कहां पर कट कर रहे हैं? दोनों ई पॉइंट पर कट कर रहे हैं, अतः ई संतुलन बिंदु होगा, और यहां पर जो ब्याज की दर का निर्धारण होगा वो OR1 निर्धारित हो जाता है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा करके MS2 कर देता है, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने के परिणाम स्वरूप नया संतुलन बिंदु हम E1 पर आ जाते हैं, और ब्याज की दर घट करके OR2 हो जाता है। यानी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से ब्याज की दर डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से, सप्लाई ऑफ मनी और बढ़ने से आप देखोगे कि ब्याज की दर घट करके OR3 हो जाती है। लेकिन एक लिमिट के बाद अर्थव्यवस्था में जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जाती है, तो देखो इस पॉइंट के बाद यानी E2 पॉइंट के बाद जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जाती है तो ब्याज की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ब्याज R3 बना रहता है। ठीक है, और आप नया संतुलन बिंदु कहां पर आ जाते हैं? E3 पर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका मुद्रा की पूर्ति तो बढ़ाई गई, लेकिन यहां पर ब्याज नहीं बढ़ा, और ये जो आपका एरिया है इसे हम लोग तरलता जाल कहते हैं। दिस इज लिक्विडिटी ट्रैप। अब डिफिनीशन क्या हो जाएगी तरलता जाल की? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाए, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जाए, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन होना बंद हो जाए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन होना क्या हो जाए? बंद हो जाए, बंद हो जाए, तो उस स्थिति को अर्थव्यवस्था में तरलता जाल कहते हैं। ठीक है, यानी यहां पर मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फेल हो जाती है। चाहे मुद्रा की पूर्ति बढ़ाओ, चाहे मुद्रा की पूर्ति घटाओ, अर्थव्यवस्था में कोई उसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसे हम लोग तरलता जाल कहते हैं। यानी यहां पर तरलता जाल बिंदु पर आपका जो मुद्रा की पूर्ति और ब्याज में बेलोच संबंध पाया जाता है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाइए, मॉनेटरी पॉलिसी आप बनाइए, चाहे जितनी सर्कुलेशन मुद्रा डालिए, लेकिन ब्याज अब इससे नीचे ब्याज की दर नहीं होने वाली है, क्योंकि अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस चुकी है। तो यह तरलता जाल की स्थिति कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है? मैंने अभी देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई गई, तब इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ा। अगर मान लीजिए, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये डिमांड ऑफ आपके पास डिमांड ऑफ मनी है,
LD है और ये सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी MS1 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप कहां थे? ई पॉइंट पर थे और आपने क्या किया था? ब्याज की दर OR1 था, ब्याज की दर OR1 था। अगर अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती गई तो आपने देखा कि ब्याज की दर लगातार घटती गई और एक ऐसा स्तर आया कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने के बावजूद ब्याज की दर नहीं बढ़ती, तो उसे आपने तरलता जाल की स्थिति दे दिया, जो यहां पर आप इस रेड लाइन से देख सकते हो। लेकिन अगर डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी की डिमांड अगर बढ़कर LD1 हो जाती है तो आप देख सकते हो कि इसका इंपैक्ट पॉजिटिव ब्याज की दर पे पड़ता है। तो क्या कह सकते हो कि अगर LD का मान बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और अगर लिक्विडिटी ऑफ डिमांड घटेगी तो ब्याज की दर भी घटती चली जाएगी। तो यही कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत है कि अगर तरलता की मांग बढ़ गई तो ब्याज की दर बढ़ेगी, अगर तरलता की मांग घट गई तो ब्याज की दर घटेगी। और वही तरलता जाल क्या है? जब अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाए तो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर डिक्लाइन करे। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर डिक्लाइन करती है तो इसे हम लोग तरलता की स्थिति क्या कहेंगे? हमने कहा कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी तो ब्याज की दर घटेगी, लेकिन एक ऐसे लेवल पर हम आ जाएंगे जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने के बावजूद भी ब्याज की दर नहीं घटती, तो इसे हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल कहते हैं। यानी RBI की मौद्रिक नीतियां अब वहां पर प्रभावी नहीं रह जाती है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर मिनिमम स्तर पर पहुंच चुकी है, अब इससे नीचे कम नहीं होगी। तो ये था आज का हमारा तरलता जाल। आपके जो भी प्रश्न हो जरूर कमेंट करिएगा ताकि हम उस पर डिस्कशन कर सकें और फिर कल मिलते हैं लाइव क्लास में। तो सो मच, थैंक यू।